हाय गाइस। आमतौर पर मैं कभी भी एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम पेपर होने के बाद पेपर का रिव्यू कभी नहीं डालता हूँ। आमतौर पर क्या मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं डाला है। सीए फाइनल का पेपर हुआ, ओल्ड सिलेबस का बहुत टफ आया, बच्चों ने बोला सर रिव्यू डालो ताकि हमें हेल्प हो जाए कि ऑप्ट आउट करें कि ना करें। मैंने बोला यार मैं नहीं डालूंगा, एग्जाम्स हो जाए उसके बाद डालूंगा। न्यू सिलेबस वालों ने बोला नहीं डाला। इंटर अकाउंट्स का पेपर हुआ, इंटर अकाउंट्स आईपीसीसी अकाउंट्स का पेपर हुआ, मैंने रिव्यू नहीं डाला। अभी रिव्यू डाल रहा हूं आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस के एडवांस अकाउंट्स के पेपर का। दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम फॉर माय केस मैं रिव्यू डाल रहा हूं। इंटर एडवांस अकाउंट्स न्यू सिलेबस का रिव्यू मैं नहीं डालूंगा, कुछ भी हो जाए। पेपर बहुत इजी आया था, पता नहीं क्यों इसका रिव्यू डालने के लिए मैं खुद मजबूर हुआ। मैंने जब एग्जाम पेपर देखा तो मुझे लगा कि यार बच्चों के साथ मैं अपनी फीलिंग थोड़ी सी शेयर कर लूंगा रिव्यू के बहाने। शायद यही रीजन है कि मुझे रिव्यू डालना पड़ रहा है। हमेशा बच्चे बोलते हैं सर रिव्यू डालो ताकि हम डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। आई होप आप समझ सकते हो कि क्या डिसाइड करने का सोच रहे होंगे, ठीक है। बट मुझे इसमें पता नहीं क्यों पेपर देखने के बाद आई रियली अमेज्ड और मुझे फील हुआ कि यार मुझे थोड़ा सा अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए कि पेपर के रिगार्डिंग मेरा क्या ओपिनियन है और कैसा क्या रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूं, जितने बच्चों का मुझे फीडबैक मिला है, बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर टफ था और लेंदी भी था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर टफ तो नहीं बोल सकते, सर पेपर लेंदी जरूर था। कुछ बच्चे एक्चुअली बोल रहे हैं कि सर पेपर वॉज बिट ट्रिकी, कांट से टफ, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ट्रिकी होगा। कहीं क्वेश्चंस में लिटरली उन्होंने ट्रिकी किया है और लेंदी तो था ही सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी बच्चों ने ये बोला कि सर पेपर तो लेंदी था। हाँ, पेपर ट्रिकी था क्या? आई मस्ट से हाँ, पेपर ट्रिकी था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां लिटरली सरप्राइज हुए हैं बच्चे कि यार अरे भाई ऐसा, ओके। मतलब एक्चुअली में सरप्राइजिंग एलिमेंट कहीं डाले गए हैं और मैं मानूंगा कि ये अच्छी चीज है, इंस्टीट्यूट को ऐसा करना भी चाहिए। लेंदी को लेकर बच्चे पता नहीं क्यों बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, लेंदी था। पहली बार पेपर दे रहे हो क्या यार? हैं, पगला गए हो क्या एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी नहीं होता तो क्या होता है? हैं, मुझे ऐसा पेपर दिखा दो कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर, मुझे ऐसा कोई अटेम्प्ट दिखा दो जहां पर पेपर लेंदी ना हो। पेपर लेंदी तो हमेशा होता है, इंटर वालों का भी लेंदी आता है। पेपर अकाउंट्स का पेपर ऑलवेज लेंदी होता है यार, एडवांस अकाउंट्स। मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल हो गए यार, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं आईपीसीसी। 10 साल से देख रहा हूं, 20 अटेम्प्ट हो गए, मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जो लेंदी ना आया हो। तो मुझे लगता है ये बेतुकी सी बातें हैं। हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और मतलब हमारी वो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमेशा पेपर से कि पेपर तो लेंदी आएगा ही सही, ठीक है। अब पेपर ट्रिकी था, हाँ पेपर ट्रिकी था। मैं आपको बताता हूं कि कहां ट्रिकी था। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम समय लूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते सर ये क्वेश्चन नंबर किस चीज का क्वेश्चन था? सर ये था आपका AS 16 का क्वेश्चन। मैं बोलूंगा कि यस इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, बिट ट्रिकी, बिट डिफरेंट, नॉट ट्रिकी, बिट डिफरेंट। व्हाट बिट डिफरेंट? और वो भी बिल्कुल छोटा सा डिफरेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पीएम में ये क्वेश्चन पाया गया है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर आपने एक्सपेंडिचर किया है, लोन आपने कॉमन लिया है, कुल मिला के आपके टोटल इंटरेस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को आपको बांट के दिखाना है कि कितना कैपिटलाइज होगा, कितना कैपिटलाइज नहीं होगा। सिर्फ एक बात एडिशनल जो बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इन्वेस्टेड आइडियल फंड 5 लाख रुपए आउट ऑफ द मनी रेज फ्रॉम द डिबेंचर्स इन बैंक्स फिक्स डिपॉजिट एंड अर्न्ड इंटरेस्ट ऑफ 50। ये एक छोटी सी बात बोली गई है। पीएम में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आया है आई थिंक उसमें ये वाली बात नहीं होती। हमने पढ़ा हुआ है कि AS 16 कहता है कि जब भी आपके पास लोन फंड्स आइडल होते हैं और आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो जो भी पैसा आप कमाते हो उस पैसे को आप पीएनएल में नहीं डालते हो, आप उसको टोटल बोरोइंग कॉस्ट से लेस कर देते हो और बाकी रिमेनिंग बोरोइंग कॉस्ट में से आप कैपिटलाइज करोगे कि पीएनएल में डालोगे, वो डिसाइड करते हो। तो यहां पर सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट डिफरेंट थी कि यहां पर आपको 50,000 का टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो आपका इनकम है उसको टोटल बोरोइंग कॉस्ट से लेस करने के बाद रिमेनिंग को आपको सब डिवाइड करना था इन सब में और बाकी का कितना कैपिटलाइज होगा और कितना पीएनएल में जाएगा वो डिसाइड करना था। आई थिंक जो कैपिटलाइज होगा वो ये फैक्ट्री वाला पार्ट कैपिटलाइज होगा, ये पार्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। परचेज ऑफ मशीनरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मशीनरी वॉज इंस्टॉल एंड रेडी फॉर यूज, इसको भी अपन बोलेंगे कि हाँ इसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर नहीं करे तो, ये थोड़ा सा जजमेंटल पार्ट है,
ठीक है, फर्नीचर वॉज पुट टू यूज एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं ये बोलूंगा कि इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे और इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे परचेज ऑफ ट्रक को। ठीक है, यहां पर कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं सर फर्नीचर परचेज को क्यों किया कैपिटलाइज, यहां नहीं भी कर सकते, यहां पर हम अपने को कायदे से अजम्पशन लिखना चाहिए कि हमारा अजम्पशन है कि ये क्वालिफाइंग असेट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो यहां पर बिग डिफरेंट क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि यहां पर सिर्फ उन्होंने एक इनकम दे दी थी जिसको आपको टोटल बोरिंग कॉस्ट से माइनस करनी थी। मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन था, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूट से कभी कभार कि अच्छे क्वेश्चंस भी दे दिया करो। दूसरा क्वेश्चन था आपका AS20 से, आई मस्ट से ये क्वेश्चन बॉस, मैंने जब चार्ट रिवीजन करवाया था, मेरे अगर कोई चार्ट रिवीजन करके गया होगा AS20 का, तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको टाइम वेट कब कब से लेना चाहिए, कौन कौन सी डेट से लेना चाहिए, जिसमें पूछ रहा है कि अगर आप नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ कैश मतलब पब्लिक इशू, तो यहां पर आप कौन सी डेट से वेटेड एवरेज लोगे। अगर आपके इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स हो रहे हैं तो डिबेंचर्स के कन्वर्जन से मतलब कन्वर्जन के कारण आपका टाइम वेट कब से होगा। प्रिंसिपल इंटरेस्ट के बदले में आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो उसका टाइम वेट कब से होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चीज मैंने अपने चार्ट रिवीजन में डिस्कस की थी। आपको देखो ये आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये देखिए ये टाइम वेट वाली बात, पब्लिक इशू, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इशू इन ल्यू ऑफ प्रिंसिपल और लोन, इशू इन एक्सचेंज ऑफ लाइबिलिटी सेटलमेंट, सारी बातें वही बताई गई हैं, एक आध उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे दिया। अगर ये चार्ट रिवीजन कोई ढंग से देख के गया होगा, तो उसने अपना आंसर लिखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये क्वेश्चन, अब यहां पर पॉइंट ये है कि मैं इसको क्या ट्रिकी बोलूं, मैं इसको बोलूंगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है और बच्चों को थोड़ा सा लगने लगा होगा कि यार ये क्या पूछ दिया, हम इसमें आंसर क्या लिखे हैं, और बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत सस्पेंस में होंगे, अरे भाई इसको कब से लेंगे, इसको कब से लेंगे। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि यस दिस वाज डिफरेंट क्वेश्चन, इट्स डिफरेंट, बोलते हैं ना वो मैगी वाला जो एड आता है उसमें जावेद जाफरी बोलता है इट्स डिफरेंट, यस इट्स डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते AS20 से कि वो ऐसा कोई टाइप का थ्योरी क्वेश्चन दे दे, बट फिर भी मैं मानूंगा कि ये क्वेश्चन अगर आप बुक में ढूंढोगे SM में आपके, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का कोई पैराग्राफ दिख जाएगा। अब मुद्दा ये था कि ये बच्चों को पेपर थोड़ा सा लेंदी क्यों लग रहा है, और लेंदी के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा टफ क्यों लग रहा है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर A और B थे, उन्होंने मूड खराब कर दिया। एक्चुअली बात इतनी सी है कि पहले क्वेश्चन को जो कंपलसरी होता है उसमें जो A और B है, थोड़ा सा हल्का मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ए में थोड़ी सी वो वाली पॉइंट आ गई 50,000 की, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चे गड़बड़ा गए हों, और सेकंड वाले क्वेश्चन को लेकर हो सकता है थोड़ा सा डर गए हों, इसीलिए हल्का सा डर ने आपका डर हावी हो गया आपके पेपर पर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी के जो क्वेश्चन है जो वो बिल्कुल ही टुच्चे क्वेश्चन है। ये आपका AS12 का क्वेश्चन है और पूरा का पूरा PM का क्वेश्चन है। भाई यहां पर आपने देखा कि आपको बैकवर्ड एरिया के लिए आपको ग्रांट मिली है, क्या उसका करना चाहिए, उसने गलती से डिविडेंड बांट दिया। पूरा का पूरा डिट्टो क्वेश्चन आपका ये PM में फिर रहा है, बहुत टाइम से आपके PM में ये पड़ा हुआ है, आपके SM में भी पड़ा हुआ है। तो इसमें भी सीधी सीधी बात है कि ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा। एक्चुअली बैकवर्ड एरिया के लिए थी तो आपको इसको कैपिटल रिजर्व में डालना चाहिए था, पर और कैपिटल रिजर्व से कभी भी हम डिविडेंड बांट नहीं सकते, ऐसा बताना चाहिए था, जबकि अब रिफंड करना पड़ेगा। उसने डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड हमेशा फ्री रिजर्व से बांटा जाता है, ग्रांट्स के अमाउंट से नहीं बांटा जाता है। दूसरा ये बोला गया कि किसी स्पेसिफिक असेट के लिए ग्रांट मिली, उस असेट को उस ग्रांट को हम डेफर्ड इनकम मान रहे हैं और 2-3 साल बाद हम उस ग्रांट को रिफंड करना पड़ा, तो बताइए ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होगा, असेट की कॉस्ट में से लेस होगा कि नहीं होगा, और डेफर्ड इनकम कितनी रिवर्स होगी और P&L में कितना आएगा। ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में, PM में और मॉड्यूल में दोनों में पाया गया है। ये भी आपका PM एंड SM, मॉड्यूल मतलब SM का क्वेश्चन है, तो मैं इसको ट्रिकी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेरी इजी। हाँ बस ये था कि यार एक ही में 2-2 क्वेश्चन दे दिए तो ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है। मैं तो वापस से बोल रहा हूं कि लेंदी तो पेपर हमेशा आता है, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको लेंदी बोलना चाहिए। मतलब लेंदी हमें मान लेना चाहिए कि हाँ ये लेंदी होता है, ऐसा है, ठीक है ना। जैसे अपन मानते हैं ना कि हाँ हमें दिन के खाने के बाद रात को भूख लगती है और हमें खाना खाना पड़ता है, तो वैसे ही ये बात है, यूनिवर्सल बात है कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन AS4 से था, ये भैया AS4 के था। AS4 का ये क्वेश्चन था, इन्होंने AS4 के PM के 2-4 क्वेश्चंस को मिला के इकट्ठा करके बता दिया कि भैया बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैज प्रपोज्ड डिविडेंड, ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा।
अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर वेयर हाउस, इसमें आप 2 आंसर करके लिख सकते हो। मेरे से बच्चों ने डाउट भी पूछा था कि सर मेजर वेयर हाउस के बारे में आए तो कैसे लिखेंगे। आप इसमें लिख सकते हो कि भाई अगर इसने गोइंग कंसर्न को अफेक्ट किया तो ये एडजस्टिंग, अगर गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं है तो नॉन एडजस्टिंग। इसके अलावा लीगल सूट 1 डेटर 25 लाख एज पर द ओपिनियन करके, ये तो आपका भैया सीधा सीधा आपका 100% प्रोविजन बनेगा और ये आपका एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, कैशियर इम्बेजल्ड कैश 9 लाख इन जनवरी, रिटर्न बैक 5 लाख इन फरवरी, द सेम वाज डिटेक्टेड ऑन ये आपका एडजस्टेड इवेंट होगा, एडजस्टेड इवेंट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका पीएम में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई बड़ा कोई ऐसा है। बस ये है कि कैशियर वाला क्वेश्चन आपके पीएम में अलग था, प्रोविजन वाला अलग था, और ये डिविडेंड और मेजर वेयरहाउस वाले अलग थे। इन्होंने क्या है इकट्ठे करके डाल दिए, आपको बस थोड़ा सा लंबा आंसर आपका लंबा पड़ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो ए और बी है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 2 आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। आई मस्ट से, अच्छा ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ये था आपका बेसिकली अपडेटेड बैलेंस शीट। अपडेटेड बैलेंस शीट मतलब आपको इसमें बेसिकली बैलेंस शीट 31/12/2009 की दी हुई है, आपको बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020 की, और उसके बाद इस पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना है कंपनी में। ये पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी में बेचा जा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सीए इंटर की बुक में तो पाया गया क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्लासेस में करवाया जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आईपीसीसी की बुक में भी है, एसएम या पीएम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, इसमें आपको सिर्फ क्या करना था, एक अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी 31 मार्च 2020 तक की। उसके लिए उन्होंने बताया था कि भाई स्टॉक की वैल्यू ये है, डेटर्स की वैल्यू ये है, वगैरह वगैरह सब चीजें दी हुई है, डेप्रिसिएशन वगैरह करके बिल्डिंग कितना आएगा, ये सब चीजें दिया हुआ है। और अपडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त आपका जो कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे वो बैलेंसिंग फिगर आएंगे, मतलब आप सारे आइटम्स लिख लोगे, ड्रॉइंग्स को ओपनिंग कैपिटल से एडजस्ट कर लोगे, सारे आइटम्स लिखने के बाद सिर्फ कैपिटल को छोड़ दोगे और कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। और बैलेंसिंग फिगर आने के बाद आपका ये भी दिया हुआ है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया, उसके बेसिस पर आप दोनों पार्टनर्स का कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। ये करने के बाद आगे वो बोल रहा है कि भाई हमने अपने बिजनेस को बेच दिया, उसके लिए वो गुडविल की वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, और बाकी आपको पीसी निकालना था, पीसी आपको निकालना था बेस्ड ऑन दिस बैलेंस शीट। ये जो आपकी 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसके बेसिस पे आपको पीसी निकालना था। उसमें आपको अपनी बिल्डिंग और स्टॉक की रिवैल्यूएशन करके पीसी आ जाता। पीसी में आप गुडविल को भी ऐड कर देते, बाकी आपको ये रियलाइजेशन वगैरह अकाउंट बना के आपका सब ठीक हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आई मस्ट से इट इज अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी उसको ये क्वेश्चन नहीं टफ लगा होगा। जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की होगी, जो सिंपल सिंपल डिसोल्यूशन के क्वेश्चन देख के चला गया होगा, ये सोच के कि भैया डिसोल्यूशन से आ जाएगा, पीसमेल से आ जाएगा, उसके लिए क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा सा तो टफ है। क्योंकि यार अपडेटेड बैलेंस शीट बनाना वाला क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करके एक बार तो जाना पड़ता है, नहीं गए पछताओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि यस इट इज अ गुड क्वेश्चन। जो गुड क्वेश्चन है वो मैं जरूर आपको येलो मार्क कर रहा हूं। तो इधर मैं बोलूंगा कि इट्स डिफरेंट, ये येलो मार्क, गुड क्वेश्चन, डिफरेंट, येलो मार्क। ठीक है ना। अच्छा, पार्टनरशिप के बाद आते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन था, ये था बायबैक का भाई लोग। और बायबैक के क्वेश्चन में बच्चों को लगी एक गलती, पर उस गलती का मुझे पर्सनली लगता है कि कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। गलती यह थी कि बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस जो ये 50 है ना, अगर अपन इसको इग्नोर भी करें तो भी ये बैलेंस शीट टैली हो रही है कायदे से। इसका जो टोटल है, कायदे से इसका जो टोटल हो रहा है वो 700 हो रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर आप कमेंट सुनना चाहो तो मैं बेसिकली मान के चलता कि पीएनएल वगैरह कुछ है ही नहीं और ये 650 है। ठीक है ना, तो इसको लेकर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आई थिंक शायद रीजंस और बहाने बना रहे हैं कि देखो गलत दे दिया, गलत दे दिया, गलत दे दिया, बायबैक में गलत दे दिया, जिसका हमें सही होना था अब वो भी पता नहीं कैसा क्या होगा। सर इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसके ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट को शायद देने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करेगा। वो बोलेगा यार बच्चे का कॉमन सेंस देख लेते हैं, अगर बच्चे ने सही कॉमन सेंस अप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया तो काय का ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स भी हर बच्चे को नहीं मिलते। ठीक है ना, बेस्ड ऑन बच्चे के परफॉर्मेंस के बेसिस पर शायद थोड़े बहुत हो सकता है इंस्टीट्यूट चाहे तो ग्रेस मार्क्स दे दे, पर ग्रेस मार्क्स का मुझे लगता है बनता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप इसको कंसीडर नहीं करोगे तो भी टोटल तो आपका प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन क्या था? बाकी ये क्वेश्चन सिंपल सा था कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहा है पूरा का पूरा, तो रिडीम कर रहा है तो आपका 125 का सीआरआर बनेगा। उसके बाद वो 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को रिडीम कर रहा है, 10 ईच 40 पेड, तो 2.5 × 10 सीआरआर आपका 25 का और बनेगा। ठीक है ना,
तो आपका CRR जो बनेगा वो बनेगा 125 प्लस 25, तो कुल मिला के आपका CRR 150 का बनेगा। 150 के CRR के लिए भाई आपके पास जनरल रिजर्व कहां गया, रेवेन्यू रिजर्व आपके पास 460 है ना, दिक्कत क्या है? हाँ, अगर यहां पर मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व 460 नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से लेता, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो अल्टीमेटली इन एनी केस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। फिर भी शायद इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क्स 1-2 मार्क्स दे दे, पर इंस्टीट्यूट परफॉर्मेंस देखने के बाद देगा कि बाकी सब चीजें उसने कैसे की हैं, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है कि सब चीजें आप सही हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त लोग बोल रहे हैं कि सर हमारी बैलेंस शीट टैली इसलिए नहीं क्योंकि हमने P&L वगैरह का 50 को कंसीडर कर लिया था। अगर आपकी कहीं और गलती नहीं है और अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है तो आपको इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स देगा, डोंट वरी। तो मैं नहीं मानूंगा कि ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन था। आई मस्ट से इट इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। बायबैक का जो बायबैक के बाद जो बी नंबर क्वेश्चन था वो आपका अंडरराइटिंग का क्वेश्चन था। मैं इस पे बिल्कुल कमेंट ही नहीं करूंगा, मतलब इस पे मैं ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके पीएम में से आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पीएम का क्वेश्चन है और ये भी आपका बायबैक का जो क्वेश्चन है वो आपके पीएम का क्वेश्चन है। सब कुछ पीएम से दिया है, मस्त से। जो भी बस हल्के से जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हल्का फुल्का चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ पीएम से दिया है। अंडरराइटिंग का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था अमेलगमेशन का क्वेश्चन। अमेलगमेशन का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ परचेज से करना था, दिया हुआ है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि परचेज से करना है कि मर्जर मेथड से करना है, तो बच्चों की यहां पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने सीए इंटर की बुक में तो देखा हुआ है, सीए इंटर के स्टडी मॉड्यूल में तो है। आई एम नॉट श्योर कि आईपीसीसी के स्टडी मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है कि नहीं। पीएम में तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं है, स्टडी मैट में शायद ये क्वेश्चन है। जो बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आईपीसीसी के बच्चे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पीएम या आईएसएम में देखा है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं श्योर नहीं हूं पर ऐसा क्वेश्चन मैंने इंटर वाले बच्चों को जरूर करवाया है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसमें क्या था, जो पीसी है बेसिकली वो ये है परचेज कंसीडरेशन। तो यहां वो बोल रहा है कि भाई 180 लाख के जो इक्विटी शेयर्स हैं दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोपोर्शन में देंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ये रही, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रही। तो 2 लाख और 200:130। तो बेसिकली ये 180 के शेयर्स को हम प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में बांट रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉमन पॉइंट है और जो डिबेंचर वाला पॉइंट है वो आपका पीसी का पार्ट नहीं है, नॉट पीसी। ये पीसी का पार्ट नहीं रहेगा, तो पीसी में ये दो चीजें आएंगी सिर्फ। इसके अलावा क्या करना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आपका ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको अमेलगमेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन कि भैया पीसी में जो हम शेयर दे रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे, इस पॉइंट को पढ़ के अगर कुछ लोगों को बिल्कुल ही नयापन लगा तो इसका मतलब आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा नहीं है। जबकि मैं कह सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पहले भी पूछता आया है और उनके पेपर में है। तो मैं इसको बोलूंगा कि यस, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। पर इसको हम ऑप्शन में छोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि ऑप्शन में छोड़ने लायक कुछ और चीजें भी हैं पेपर में। तो मैं ये बोलूंगा कि ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे खासे मार्क्स आराम से दिलवा देता, ठीक है। इन द नेचर ऑफ परचेज है तो डेफिनेटली हम रीवैल्यूएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इन द नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है। बाकी डिबेंचर्स को तो वो सेटल कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अलावा आपका यहां पर जो भी डिफरेंस आता वो गुडविल या कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाता और कोई चीज ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर उसका ए, भैया कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो बोला था मैंने आपको अपने 18 मिनट के जो मैंने वीडियो बनाया था एडवांस अकाउंट्स की गाइडेंस के लिए कि भाई हाउ टू गेट एग्जम्पशन, उसमें मैंने बोला था कि कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो करके जाना। इंटर में भी आया, आईपीसीसी में भी आया कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। यहां पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और पूरा का पूरा पीएम से आया है। इट इज एन इजी क्वेश्चन। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो मैंने बोला था आपको कि करके जरूर जाना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसका बी, इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूरा का पूरा पीएम से आया और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई भी होगी। मैं पर्सनली नहीं मानता हूं कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था, आराम से इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगमेशन। आमतौर पर लोग बोलते हैं कि सर हम अमेलगमेशन नहीं करके जाए, छोड़ के आएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा तो हमारी किस्मत, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 लोगों ने छोड़ा नहीं होगा क्योंकि उसमें बायबैक और अंडरराइटिंग था, पर बायबैक ने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया बच्चों का, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, मुझे लगता है बच्चों ने पार्टनरशिप और
अमेलगमेशन में से कोई एक छोड़ने की कोशिश की होगी। पार्टनरशिप थोड़ा सा डेफिनेटली उनको बिट अलग लगा होगा, क्योंकि अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो हो सकता है बहुत लोगों ने पार्टनरशिप छोड़ा होगा, और अगर अलग लगा होगा तो छोड़ना भी चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 2 क्वेश्चन है, उसका जो ए है मेमोरेंडम मार्कअप, वाह रे वाह, मेमोरेंडम मार्कअप, ये मेमोरेंडम मार्कअप डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा कि यस, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया। बच्चे मोस्टली तो नहीं बोलूंगा, 50% बच्चे मेमोरेंडम मार्कअप वाले क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं। जहां जहां मैं येलो मार्क कर रहा हूं, मतलब वहां समझ जाओ कि क्वेश्चन उन्होंने अच्छे पूछे। आई मस्ट से कि क्वेश्चन उन्होंने अच्छे पूछे हैं, गुड क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा पीएम में पाया जाता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है पर पीएम का क्वेश्चन है, तो मुझे खुशी हुई देख के कि चलो ठीक है, मेमोरेंडम मार्कअप क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरेंडम का क्वेश्चन ये मान लीजिए कि 3-4 अटेम्प्ट में एक बार आता है, 3-4-5 अटेम्प्ट में एक बार आता है। अभी आ गया तो आईपीसीसी वाले अगर मुझे देख रहे हैं जिनका जैन फेब में अटेम्प्ट है, अब आप अगर छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगली बार ये मेमोरेंडम मार्कअप रिपीट करने वाले। ठीक है, अच्छा, मेमोरेंडम मार्कअप अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूरा का पूरा पीएम में से है, ये आता है क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बता दूं, मेमोरेंडम मार्कअप का जो क्वेश्चन होता है सॉल्व करते हैं, वो हमेशा इस ब्रांच का जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड होता है उसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं, हमेशा उसकी तरह ही सॉल्व होता है। जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता होगा कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो सेकंड वाला बी क्वेश्चन है इसी का 6th का, वो आपका फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, और मैं बोलूंगा कि यार अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको भी मैं बोलूंगा गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है फॉरेन ब्रांच का। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या था मेरे हिसाब से, अभी तक जितना मैंने अभी रिव्यू किया, मेरे हिसाब से ये नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, नॉन इंटीग्रल का है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया कि भाई इंडिपेंडेंट, वो जो ब्रांच है वो इंडिपेंडेंटली सब काम कर रही है, वो लोकल करेंसी में सब अपना बोरिंग वोरिंग करती है, वो डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट बननी नहीं है, दैट मीन्स वो नॉन इंटीग्रल ब्रांच हुआ। दूसरी बात ये कि इसमें एक और पॉइंट उन्होंने अच्छा दे दिया, उन्होंने ना ये पॉइंट बहुत अच्छा दे दिया, ये वाला पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया कि भाई फर्नीचर को हमने बेचा है और बेचकर जो है उसकी एंट्री अभी तक नहीं पास की। इसको लेकर बच्चे कुछ उलझ गए होंगे, मैं आपको बता देता हूं। उसने बोला कि फर्नीचर को हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा है, बात भी सही है, क्योंकि फर्नीचर जो था आप देखेंगे 500 का ओरिजिनल कॉस्ट था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है 50 का ओपनिंग में, तो इसका मतलब WDV कितनी हुई इसकी 450। करंट ईयर में उसने बेचा कब? 31 मार्च को, मतलब ईयर एंड में। इसका मतलब पूरा डेप्रिसिएशन इस साल का भी लगेगा। WDV 10% अगर करें तो 450 के ऊपर 10% माइनस करोगे तो 405 उसकी कैरिंग अमाउंट है, और बेचा भी 405 में है, तो इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। अब वो बोल रहा है कि हमने इसकी एंट्री पास नहीं की है, तो अगर एंट्री पास नहीं की तो इसका इंपैक्ट कहां कहां होना चाहिए? कायदे से ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर में से 500 लेस हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन में से, ओपनिंग डेप्रिसिएशन में से आपका 50 लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ओपनिंग डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अभी हमने नहीं लगाया। और इसके अलावा आपके जो डेटर्स हैं, ये जो डेटर्स हैं ये आपके 405 में बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि एम किसको बेचा है? M has not paid the amount till the finalization। तो यहां पर आपके 405 डेटर्स में बढ़ जाएंगे, तो बेसिकली 405 आपके डेटर्स में बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, जो आपका P&L में डेप्रिसिएशन जाएगा, वो जो फर्नीचर बेचा है उस पे भी 45 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेसिकली आपको बस इसमें ये वाला ट्रिक था, तो मैं बोलूंगा कि यस इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ यार ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बल्कि गुड नहीं इसको वेरी गुड बोलूंगा, और अच्छा क्वेश्चन दिया। तो मैं बोलूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूरा ओवरऑल गुड क्वेश्चन है, मेमोरेंडम और ब्रांच। अब मुद्दा क्या है? बच्चे हो गए तंग, उन्होंने बोला यार पार्टनरशिप का साला ये वाला क्वेश्चन आ गया, अपडेटेड बैलेंस शीट का, आधे बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खराब। फिर अमेलगमेशन में पहुंचे, तो अमेलगमेशन में उन्होंने देखा यार वो पीसी को तो ठीक है, पर वो पीसी को बांटने का दे रहा है या कैसा वैसा दे रहा है। यही अमेलगमेशन का क्वेश्चन अगर आप घर पे शांति से बैठ के करोगे तो मुझे नहीं लगता कि अमेलगमेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा। अमेलगमेशन का क्वेश्चन आपको चॉइस में नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसे ही वो 6ठे नंबर क्वेश्चन में पहुंचे उनका दिमाग खराब, मेमोरेंडम, ओ भाई मेरे दाता, मैं तो ये क्वेश्चन देख के ही नहीं आया मेमोरेंडम। उसके बाद फॉरेन ब्रांच देख के थोड़ा सा हंसी आ गई होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर जैसे ही शायद अंदर का ये पॉइंट पड़ा होगा उनका दिमाग खराब, अरे यार इसका क्या होगा। अगर इसका आपने गलत कुछ किया है ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब आपका पूरा ट्रायल बैलेंस गया, स्टेप मार्किंग बहुत कम मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 वाज एक्चुअली गुड क्वेश्चन, उसका 6B का जो था वो ट्रिकी क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का जो A नंबर क्वेश्चन है, वाओ, वाओ मींस वाओ, CA फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन था, पर बच्चों ने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्या पूछा है? उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस दिए और उन्होंने बोला है आपको कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ,
कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे। हम सबको पता है कि कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, बट बेसिकली क्या है कि हमने कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम रेडी नहीं है एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि 7th नंबर क्वेश्चन जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया होगा उसमें वो ए नंबर को शायद छोड़ के आ गए होंगे, शायद, हो सकता है शायद कुछ लोगों ने रिस्क लिया होगा, रिस्क है तो इश्क है ये सोचकर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यस इट इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा काम किया इंस्टीट्यूट ने, कुछ ऐसे टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए। कुछ बच्चे इसको बोलेंगे कि अरे यार आउट ऑफ सिलेबस, नलायक को शर्म आनी चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता सीए में, मैं बता दूं ये फाउंडेशन लेवल का बच्चा भी घर पे बैठ के कर सकता है इसको। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। बी नंबर क्या दे दिया, एलएलपी। बोला था मैंने आपको कि थ्योरी में एलएलपी जरूर करके जाना, आपसे पूछेगा, और देखो उसने पूछा, तो मैं बोलूंगा कि यस, मैं आपको पहले ही बोल रहा था, उन्होंने दे दिया। इसके अलावा सी नंबर में क्या है, ईसॉप का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और पूरा का पूरा जो होगा एक ही साल में आपको एक्सपेंस बुक करना है, 1 ईयर का पूरी कहानी है, 1 ईयर में आपको एक्सपेंस बुक करना है और 1 ईयर में आपको उसको एक्सरसाइज करवाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बोलूंगा कि ये जो ईसॉप का क्वेश्चन था ये इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम गई होगी। डी नंबर क्वेश्चन आपका रिबेट वाला क्वेश्चन था, रिबेट बैंकिंग वाला आपका, ये बिल्कुल पीएम वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही इजी है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम गई होगी। फिर ई नंबर आपका था इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन, यस, तो ये भी आपका वेरी इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये आपका पीएम का क्वेश्चन था। बेटा सारे क्वेश्चन मैक्सिमम पीएम के थे, ठीक है ना, बस ये जो कैश अक्रूवल वाली चीज है वो न्यू है, पर मैं बोलूंगा कि न्यू ना होके बस उन्होंने आपकी नॉलेज चेक करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है फॉरेन ब्रांच का, इन्होंने आपकी नॉलेज चेक करने की कोशिश की, थोड़ा सा उन्होंने बोला यार ट्रिकी कर देते हैं हल्का सा, कि एंट्री पास नहीं की तो क्या करेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम उन्होंने आपको दे दिया, आप उनको गाली मत देना मेमोरेंडम के नाम पर। बाकी ओवरऑल पेपर वॉज वेरी गुड, यस पेपर वॉज लेंदी, मैं बोलूंगा कि पेपर कब लेंदी नहीं होता मुझे बता दो, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी नहीं होता, तो ये बात अगली बार के लिए गांठ बांध के चले जाना कि एडवांस का पेपर लेंदी आता ही आता है और हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको जब एडवांस अकाउंट्स का पेपर आता है तो हमेशा मान के चला करो कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जैसे अमेलगमेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, कंपनी का अमेलगमेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इसके अलावा बायबैक हो गया, तो आपको बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं एडवांस अकाउंट्स में, 2 मिनिमम 3 मैक्सिमम, तो ऐसे ही आपका पेपर लेंदी हो जाता है। ऊपर से साला स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देख लिए होंगे, अगर वो नहीं बने होंगे तो आपका मूड खराब कि अरे यार ये क्या बोल दिया यार 50,000 का, और साला ये क्या बोल दिया कि इसका क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मूड खराब हो गया होगा। सो मैं पर्सनली बोलता हूं कि आपका पेपर लगभग ये मान लो कि 80% पेपर आपका पीएम और एसएम से था। पेपर टफ था, मैं नहीं बोलूंगा कि पेपर टफ था, पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर था, एक्चुअली पेपर बहुत अच्छा था। सीए कर रहे हैं, मैं पर्सनली बोलूंगा ऐसा पेपर बनता है बॉस, मैं मानता हूं कि ऐसा पेपर आगे चल के सीए इंटर में भी आएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहीं के साथ हम यहीं पर अपना पेपर का रिव्यू ओवर करते हैं। आई होप आपको ये पेपर रिव्यू थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। मैं तो बोलूंगा कि अब पेपर रिव्यू के बेसिस पर डिसाइड कर लेना क्या करना चाहिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली मैसेज या फोन मत करना कि सर मैंने आपका वीडियो देखा, सर आप मुझे पर्सनली बताइए क्या करना चाहिए, मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करूंगा। सीए इंटर वाले अगर ये पेपर का रिव्यू देख रहे हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सीए इंटर का मैं पेपर का रिव्यू एग्जाम्स के बाद डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। अच्छा एक और बात, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर का रिव्यू देख रहे हैं और जिनको लग रहा है कि हम आगे शायद जैन फेब में देने वाले हैं या फिर हम मई में देने वाले हैं, तो सर वो अगर ये पता करना चाह रहे हैं कि सर हमारी कोई आईपीसीसी एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस अवेलेबल है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यस, मैं बहुत ही जल्दी इसके एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस के बारे में, फास्ट ट्रैक क्लासेस के बारे में मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा फ्री स्टफ अवेलेबल है, चार्ट रिवीजन वगैरह अवेलेबल है, तो वो जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।